सभी को मेरा नमस्कार। पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें अपन ने पढ़ा कुछ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ रहे हैं क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल या हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। आईयूपीएसी नाम में हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 ही होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्रोमियम जो हेक्सा कार्बोनिल है उसको ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से बनाया जा सकता है, यानी क्रोमियम का जो साल्ट है क्रोमियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इथरीय विलयन है, उसमें इथर में ये विलयन बनाया गया है, उसके साथ ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम एथिल क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड। अगर ये साइड प्रोडक्ट आप नहीं बनाते हो तो भी चलता, आपको क्या करना है कि कार्बन जो क्रोमियम है उसका मेटल कार्बोनिल बनाना है, तो क्रोमियम का जो साल्ट क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सल्फाइड है, इनकी रिएक्शंस एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी RMgX, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जनरली एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे इथरीय विलयन में, तो क्या बनेगा, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम बन जाएगा। हेक्सा कार्बोनिल जो क्रोमियम है वो एक रंगहीन ठोस, ये सारे के सारे सॉलिड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, गलनांक 149 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कार्बनिक जो विलायक है उनमें क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। समस्त कार्बोनिलों में ये सर्वाधिक स्थायी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है। निकिल और आयरन कार्बोनिल से भी क्या होता है, ये अधिक स्थायी होता है। आयरन का तो सबसे कम स्थायी है, इनमें सबसे ज्यादा क्रोमियम वाला है, फिर निकिल वाला और फिर आयरन वाला है। स्ट्रक्चर कैसी है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, D2sp3 या sp3d2, जो अपन निकालेंगे तब अपने को पता चलेगा कि जो कार्बोनिल लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और इनर स्फीयर ऑर्बिटल है, इनर स्फीयर ऑर्बिटल युक्त क्या बनता है, अपने को एक कंपाउंड मिलता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d54s1। जैसे ही कार्बोनिल लिगेंड आता है तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, और पेयर होने के बाद 6 वेकेंट बचे हुए हैं और अपने को 6 ही चाहिए। ये 6 कक्षक मिलकर के 6 संकरित कक्षक D2sp3 संकरित कक्षक बना लेते हैं, और जिनके साथ मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो क्या होता है मेटल कार्बोनिल में, कार्बोनिल लिगेंड होता है, ये कार्बोनिल लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना लेता है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम बना लेता है, और हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। अब ये कार्बोनिल अपन ने पढ़े, लगभग कार्बोनिल में इनमें सब में क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, तो ये कैसे हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। क्रोमियम CrCO6 की आकृति को इस प्रकार, यानी ये कैसी आकृति हो गई, ऑक्टाहाइड्रल इसकी आकृति हो गई है। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की रासायनिक अभिक्रियाएं ये दर्शाती हैं कि 6 CO में से 3 CO समूह क्या हो जाते हैं, आसानी से प्रतिस्थापित, जबकि शेष 3 है वो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। जैसे कोई एमीन है या एक्वा लिगेंड है, उनके द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होते हैं, और 3 है वो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब मेटल जो क्रोमियम है उससे जुड़े हुए 6 लिगेंड, जो 6 कार्बोनिल का जो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है उसकी नेचर सेम नहीं है। इसको समझाने के लिए ये देखा गया कि अभिक्रिया जब मेटल कार्बोनिल है वो ट्राइमेथिल एमीन और एक्वा लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है तो 3 CO तो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जबकि 3 CO वो प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। इसका मतलब जो प्रतिस्थापित हो गए वो वीकली बॉन्डेड थे, कमजोरी से बंधे हुए थे, उनका बॉन्ड ऑर्डर है, उन कार्बोनिल के कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड था वो क्या था, वीक था, जबकि जो नहीं सब्स्टिट्यूट हुए, जो प्रतिस्थापित नहीं हुए हैं, वो क्या है, मजबूती से बंधे हुए हैं। इसका निष्कर्ष ये निकला कि क्रोमियम के साथ 3 CO समूहों का बंध एकल बंध प्रकार का होता है, जो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जबकि शेष 3 है वो डबली बॉन्डेड होते हैं और आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होते हैं।
इसको समझाने के लिए क्या किया गया कि मैं शुरू से ही आपको तीनों जो मेटल कार्बोनिल पढ़ाए उनमें यही बताया कि जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप निकालनी है कि उसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, उस सिचुएशन में आपको, क्योंकि कार्बोनिल जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग के बाद आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और फिर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर कुछ बचा नहीं है, बॉन्ड पेयर ही है, तो बॉन्ड पेयर में जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री मिल जाएगी। लेकिन जब अपने को ये निकालना है कि ये मेटल और कार्बोनिल के कार्बन के बीच के बॉन्ड की नेचर कैसी है, उस नेचर को समझाने के लिए कि सारे के सारे डबली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड है, कौन से डबल बॉन्डेड है, कितने सिंगल बॉन्डेड है, वो समझाने के लिए अपने को एस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको पी में भेजना है। जैसे पेयरिंग हो सकती है वैसे अनपेयरिंग भी हो सकती है। 3D और 4s के बीच भी क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है। 4s और 4p के बीच भी एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। तो जो 4s के इलेक्ट्रॉन है वो 4p में भी जा सकते हैं और 3D में भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या समझाया कि देखो यहाँ जो क्रोमियम 3d5 4s1, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, 3 खाली हैं पी वाले। तो इन 3 पी वाले जो खाली हैं उनके साथ तो कार्बोनिल है वो क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जबकि बचे हुए जो हैं वहां पहले क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यानी 3 डबली बॉन्डेड है और 3 क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। तो जो सिंगल बॉन्डेड है वो वीक बॉन्ड होने के कारण आसानी से क्या हो जाते हैं, आने वाले लिगेंड से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है, जो आसानी से दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकता है, उसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जबकि जो डबली बॉन्डेड है वो प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। थैंक यू।